आईएएस मेंस की क्लास में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को अग्रिम एग्जाम के लिए प्रदीप सर की ओर से, न्यू करियर कोचिंग की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास के समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन, जिसके संदर्भ में हमने इस पर एक छोटी सी टिप्पणी के लिए वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कहा था कि इसमें लगभग 27 से ज़्यादा प्रश्न आईएएस और पीसीएस में मिलाकर पूछे गए हैं धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन में। और इन 27 प्रश्नों की, क्योंकि 27 प्रश्न हो जाते हैं तो इसकी व्यापकता भी बढ़ जाती है, इसलिए हम थोड़ा व्यापक तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें आपको लिखना क्या क्या है, एक बार उसको हम उस पृष्ठभूमि को फिर से बताने का काम करेंगे। आप इसे ध्यान से सुनेंगे। जैसे सबसे पहले आप भूमिका लिखेंगे। नंबर 2 पे ईसाई मिशनरियों का आगमन तथा उनका प्रचार। नंबर 2 आप लिखेंगे राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए सामाजिक आंदोलन। तीसरा आप करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती तथा आर्य समाज द्वारा किए गए प्रयास। अगला आप स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन द्वारा किए गए प्रयास। अगला थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा किए गए प्रयास। अगला हिंदुओं में समाज सुधार आंदोलन तथा उसके सकारात्मक प्रभाव। अगला मुसलमानों में समाज सुधार आंदोलन तथा उसका समाज पर प्रभाव। तीसरा सिखों के द्वारा किए गए समाज सुधार आंदोलन तथा उसका समाज पर प्रभाव। इसी प्रकार से कंपनी काल में जो हमारे सामाजिक परिवर्तन हुए हैं उनकी भी चर्चा आपको बेहतर तरीके से करने का काम करना है। साथ ही साथ प्रमुख विचारक कौन कौन रहे उनको देना है। इसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। तो हम एक एक करके आपको चर्चा करेंगे। सबसे पहले भूमिका की हम चर्चा कर लेते हैं। तो भूमिका में अगर आप देखेंगे तो सामान्यतः आप देखते हैं कि भूमिका कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास करती है कि जो हम लिखने जा रहे हैं उसका सारगर्भित विषय क्या है। एक हम उस स्वरूप को प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं जिसमें सारी बातें कहीं ना कहीं निहित हों। उसी बात को आपको भूमिका में लिखना है। तो हम बोलने जा रहे हैं, आप चाहे तो इससे नोट भी कर सकते हैं। जैसे कह सकते हैं इतिहास वेत्ताओं ने 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन का विश्लेषण 2 पृथक पृथक स्वरूपों में किया है। कुछ विद्वानों का अभिमत है कि यह एक प्रकार का पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, तो कुछ लोग इसे पाश्चात्य प्रभाव में विकसित केवल एक सुधारवादी आंदोलन ही मानते थे। यहाँ तक कि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाश्चात्य विज्ञान, प्रगतिशील विचारधारा एवं तकनीकी ज्ञान को अपनाने की दृढ़ इच्छा शक्ति ही निश्चित स्वरूप से सुधारवादी मस्तिष्क में ही परिवर्तन लाने का प्रयास किया है, परंतु वह भारतवर्ष की प्राचीन गौरवशाली परंपराओं से अलग नहीं रह सके। कहीं ना कहीं वह भारत की प्राचीन गौरवशाली परंपराओं को भी साथ में लेकर चल रहे थे। जहाँ तक धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन के मुख्य कारणों का प्रश्न है, वहाँ हम यह कह सकते हैं कि पाश्चात्य चिंतन, दर्शन का प्रभाव, अंग्रेजी शिक्षा का सकारात्मक पक्ष, इंडोलॉजिकल स्टडी का विकास, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन जैसी संस्थाओं द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृत का तथा ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध वैचारिक प्रतिक्रियाएं ऐसे कारण रहे हैं कि जो समाज सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। आपको इन विषयों को जरूर लिखना है। इसके बाद भारत में नंबर 2 आपको लिखना है ईसाई मिशनरियों का आगमन। इसमें देखेंगे दक्षिण भारत में ईसाई मिशनरी बहुत पहले से ही प्रचार प्रसार करने लगे थे, लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों से वह इस अर्थ में भिन्न थे। उन्होंने राजनीतिक सत्ता का समर्थन नहीं मिल रहा था, किंतु 1793 के चार्टर एक्ट के अनुसार इंग्लैंड में कि ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्होंने चोरी छिपे अपना काम आरंभ कर दिया था। वैधानिक प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना मुख्य कार्यालय सेरापुर, श्रीरामपुर, बंगाल गांव को बनाया, जो डच अधिकार में था। किंतु 1813 के एक्ट में जिस तरह से ये परिवर्तन किया गया कि ईसाई मिशनरियां भारत में आ सकती हैं, और साथ ही साथ 1833 के पश्चात
उन्हें भारत में आकर बसने की खुली छूट दे दी गई। उसके बाद ईसाई मिशनरियों का मुख्य लक्ष्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, यहाँ के निवासियों को ईसाई बनाना और प्रचार कार्य केवल छापे खाने, पुस्तक पुस्तिकाओं, प्रकाशन या स्कूलों की स्थापना तक ही संभव नहीं था, बल्कि धर्म परिवर्तन के लिए ईसाई मिशनरियों ने प्रचार के लिए एक बहुत बड़ा बल एवं प्रलोभन का भी काम देने का काम किया है। ईसाई मिशनरी खुले बाजारों में हिंदू धर्म और सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों की आलोचना करते थे और ईसाई धर्म की सर्वोच्चता को साबित करते थे। हिंदुओं की धार्मिक एवं सामाजिक रीतियों की परंपराओं को दोषों को अतिशयोक्तिपूर्ण से वर्णन करते थे और यह बताते थे कि निश्चित तौर से हिंदू की परंपराएं और विचारधाराएं गलत हैं और जबकि ईसाई की परंपराएं और विचारधाराएं सही है। भारत में लोगों में ईसाई बनने की एक इच्छा शक्ति भी मिडिल क्लास में देखी जा सकती है, जो लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे थे। इसमें बंगालियों का योगदान बहुत ज़्यादा रहा, लेकिन राजा राम मोहन राय के आने के बाद इसमें काफ़ी कमी आई कि जो बंगाली ईसाई बनने के प्रयास में थे, राजा राम मोहन राय के आने के बाद वो निश्चित तौर से ईसाई बनने की इच्छा को त्याग दिए थे। इसी बात को आप आगे बढ़ाएंगे कि ईसाई मिशनरियों के प्रचार का परिणाम यह था कि 1813 के चार्टर में शिक्षा तथा साहित्य के विकास के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की व्यवस्था की गई। आरंभ में कंपनी का संचालन एक या धनराशि के संबंध में संबंधित थी। कोई इसकी निश्चित योजना भी नहीं बनाई गई थी कि किसमें खर्च किया जाएगा। केवल ईसाई मिशनरी ही शिक्षा प्रचार के लिए अत्यधिक प्रगतिशील रहे। 1818 में दिग्दर्शन नामक एक मासिक समाचार पत्र तथा समाचार दर्पण साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया। विभिन्न शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई। इन शिक्षा संस्थाओं में प्रगतिशील भारतीय नेताओं का योगदान रहा। मिशनरियों के कार्य से शिक्षा का प्रचार और व्यापक होता चला गया। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ईसाई मिशनरियों का जो कार्य था भारतीय समाज के पृष्ठभूमि में मुख्यतः अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो निश्चित तौर से भारतीय समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने का काम ईसाई मिशनरियाँ कर रही थी। और भारत में जो उनकी सबसे डीमेरिट थी कि वह धन का प्रलोभन दे करके जो धर्म परिवर्तन करा रही थी, उसमें जनजातियों पर उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखा, लोअर तबके पर सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई दिया। और ऐसे मध्य क्लास जो अंग्रेजी पढ़े हुए लोग थे वह भी कहीं ना कहीं भारतीय थे जो ईसाई बनने के लिए तैयार हो गए थे। और देखा जाए तो धीरे धीरे इनके जो धर्म का प्रचार था ये भी राष्ट्रवाद के उदय में बहुत बड़ा कारण बना, क्योंकि लोग जब इस तरह से काम करते थे तो लोगों में राष्ट्रीयता की भावना भी जन्म ले रही थी और ये चीज़ भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इसी बात को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम यह कह सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा के समय भारतीय सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था के मौलिक परिवर्तन, तकनीकी विकास, मुक्त व्यापार, भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट करना, ऐसे बहुत से कारण रहे हैं जो एक तरफ तो सामाजिक धार्मिक परिवर्तन करने में काम कर रहे थे और दूसरी तरफ भारत में राष्ट्रीयता का विकास भी में सहायक अंग के रूप में भी इन्हें देखा जा सकता है। इसी के बाद आप अगले पॉइंट में, जैसे मैंने कहा कि अगर इसको पॉइंट वाइज लिखते हैं तो दूसरा आप राजा राम मोहन राय के विषय में लिखते हैं। तो राजा राम मोहन राय के विषय में कुछ टिप्पणियां, अकेले प्रश्न आए हैं पीसीएस में, तो अकेले राजा राम मोहन राय के द्वारा सामाजिक परिवर्तन तथा उसका समाज पर प्रभाव, इस तरह से प्रश्न सीधा सीधा राजा राम मोहन राय पर ही पूछे गए। वह भी व्यापक तरीके से आप उनको पढ़ सकते हैं, उनको आप समझ सकते हैं और आप उस पर टिप्पणी दे सकते हैं। तो राजा राम मोहन राय पर अलग से हम एक वीडियो भी बनाएंगे जो केवल राजा राम मोहन राय पर प्रश्न होगा, लेकिन आज मैं एक समराइज्ड करके ही आपको राजा राम मोहन राय की चर्चा करूंगा, जिसमें केवल समराइज्ड होगी, थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगा, बहुत ज़्यादा उस पर व्यापक चर्चा हम आपसे नहीं करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय के विषय में जो परिवर्तन इस तरह से हो रहे थे, जो भी परिवर्तन चल रहे थे, अगर उन परिवर्तनों की बात हम करें तो राजा राम मोहन राय समाज सुधार के आंदोलनों में सबसे अग्रणी व्यक्ति रहे, इसलिए इन्हें समाज सुधार का अग्रता भी कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण लाने का अग्रदूत भी कहा जाता है, आधुनिक युग लाने का भी अग्रदूत कहा जाता है। इस तरह के उनको अलग अलग शब्दों में भी व्याख्यायित करने का काम किया जाता है। भारत में सती प्रथा समाप्त करने का भी अगुआ माना जाता है राजा राम मोहन राय को। लेकिन एक छोटी सी मैं लाइन यहाँ पे जोड़ूंगा कि सती प्रथा राजा राम मोहन राय ने नहीं समाप्त किया था, इसके पहले ही अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने की नींव डाल दी थी। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बस हाँ, राजा राम मोहन राय का उसमें योगदान क्या था कि इन्होंने सामाजिक माहौल बनाया कि जो अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाया गया है वह कानून लोग स्वीकार करें, क्योंकि वह कानून सही है। राजा राम मोहन राय का जनमत संग्रह बनाने में
कह सकते हैं कि सती प्रथा पर जनमत संग्रह तैयार करने में राजा राम मोहन राय का सबसे बड़ा योगदान रहा। इस लाइन को आपको जरूर मेंस में लिखना है, क्योंकि इसका बड़ा मार्गदर्शन काम करता है। कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है राजा राम मोहन राय का सती प्रथा में क्या योगदान है, तो आप ये कह सकते हैं कि जनमत संग्रह तैयार करने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर समाज सुधार के क्षेत्र में देखा जाए तो राजा राम मोहन राय सबसे बड़ा योगदान सती प्रथा के विरोध में ही रहा है। सती प्रथा का मौलिक रूप से अत्यंत प्राचीन है, इसका स्वरूप देखा जाए तो बहुत प्राचीन है, किंतु इसके साथ स्वेच्छा आवश्यक थी। बंगाल की 18वीं सदी के अंत में इस प्रथा के कुछ उदाहरण और मिलते हैं, किंतु 19वीं सदी के आरंभ में यह प्रथा प्रचलित हो गई। 1812 में अंग्रेजी सरकार के आदेशानुसार नशीली वस्तुओं के प्रभाव से विधवाओं को सती होने पर मना कर दिया गया था। 1815 से 1817 में सती प्रथा संबंधित कुछ आदेश और भी पारित किए गए थे, किंतु इनकी कुछ निश्चित श्रेणियां बना दी गई थी। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक तरह से इस पर मनाही कर दी गई थी, किंतु परोक्ष रूप से अगर इसे हम देखें तो जिस तरह से कह दिया गया कि नशे के द्वारा इनको सती नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब एक तरफ दूसरी तरफ ये लोग सती प्रथा को एथराइज्ड भी कर दिए कि नशे के द्वारा ना किया जाए, स्वैच्छिक रूप से किया जाए। आप ऐसा भी कह सकते हैं, अगर नशे के द्वारा ना किया जाए, स्वैच्छिक रूप से किया जाए, तरह से रोक भी लगा रहे थे और अनुमति भी दे रहे थे। इसी तरह से 1815 से 1817 के मध्य केवल बंगाल में अगर देखा जाए 864 स्त्रियों की सती होने का साक्ष्य प्राप्त होता है, और कलकत्ता जिले में सती का सर्वाधिक घटनाएं घटी। बंगाल में सती प्रथा समाप्त करने के पक्ष में कुछ लोग 19वीं सदी के आरंभ से ही प्रयत्नशील रहे हैं। 1805 में अगर देखा जाए कलकत्ता के जो सदर निजामत अदालत थी, हिंदू पंडितों के परामर्श लेकर के 1812 में आदेश पारित किया गया। 1818 में कलकत्ता में हिंदुओं, 1815-17 में आदेशों के विरुद्ध भी ज्ञापन दिया गया था। 1818 में कलकत्ता की प्रतिष्ठित हिंदू विरोध पत्र में सती प्रथा के अमानवीय कृत्य कहते हुए इसका विरोध करने का काम किया गया था। 1811 में राजा राम मोहन राय के बड़े भाई की मृत्यु के बाद उनकी भाभी सती होने देखने के बाद राजा राम मोहन राय भी इस आंदोलन से पूरी तरह से जुड़ गए थे। राजा राम मोहन राय ने 1818 में 2 व्यक्ति सती प्रथा के समर्थन में विरोध के मध्य में वार्तालाप प्रकाशित किया गया था, जिसमें स्त्रियों के पक्ष में तर्क देते हुए मानवता पर आधारित यह अपील की गई कि उन्हें जीवित न जलाया जाए। अब विभिन्न धर्म शास्त्रों में का उन्होंने टीकाकारों का उद्धरण देकर के भी समझाने का काम राजा राम मोहन राय ने किया था कि हिंदू धर्म में भी ये लिखा गया है कि सती होना ये बिल्कुल गलत है, सती होना अच्छी बात नहीं है। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि अंग्रेजों के कानून तो उन्होंने बना दिया, लेकिन उसका जनमत सहित स्वरूप तैयार करने में राजा राम मोहन राय का बड़ा स्वरूप रहा। उन्होंने भारतीय परंपराओं, भारतीय धर्म ग्रंथों को आधार बना करके लोगों के बीच में छोटी छोटी सभाएं करके वो इस चीज़ को सफल बनाने में देखा जाए तो राजा राम मोहन राय का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसी तरह देखा जाए विलियम बेंटिक उपयोगितावादी विचार से प्रभावित थे। राजा राम मोहन राय नियम बनाकर समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उस तरह से नियम बनाया जाए समाज के आधार पर जिसमें यह परिवर्तन लाया जा सके। भारत आने के पूर्व ही विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने का निर्णय ले लिया था। उसे आशंका थी कि इस प्रथा को बंद कर देने पर कहीं सेना विद्रोह न कर दे, इसलिए उन्होंने सैनिकों तथा अर्धसैनिकों से पूछा। ऐसा माना जाता 49 सेना अधिकारियों से, 24 से 15 अर्धसैनिक अधिकारियों से, 8 इस प्रथा से जुड़े हुए संस्थाओं के द्वारा, शेष अधिकांश लोगों से सलाह लेने के बाद बेंटिक ने इस प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया। राजा राम मोहन राय ने बेंटिक के निर्णय का शुरू में विरोध किया कि इसमें आम जनमानस का साथ नहीं लिया गया, इसलिए इन्होंने सती प्रथा के इस कानून का विरोध भी करने का काम किया था। किंतु धीरे धीरे राजा राम मोहन राय ने इसके लिए जनमत तैयार किया, और मिस कोल्ट भी राजा राम मोहन राय के दृष्टिकोण को ठहराते थे। अंग्रेज थे, ठीक है ना, मिस कोल्ट, इनको आप लिख सकते हैं। मिस कोल्ट ने राजा राम मोहन राय का समर्थन का प्रयास किया था कि इसमें समाज का सहयोग नहीं लिया गया, जो पूरी तरह से गलत है। इसमें समाज का कम से कम सहयोग लेना जरूरी था। इस तरह से देखा जाए तो राजा राम मोहन राय का सती प्रथा और इन विषयों पर, जैसे मैंने कहा कि उनका समाज में बड़ा योगदान रहा। अगर उनको कहा जाए केवल समाज से जुड़े थे तो शिक्षा से जुड़े थे, बहुत सारे विषयों पर उन्होंने काम करने का काम किया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा को मिलाकर भारतीयों को शिक्षा दिया जाए, पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में थे, तो शिक्षा को लेकर ये था। लेकिन अभी समाज सुधार की हम बात कर रहे हैं तो समाज सुधार के पहलुओं पर आपको ज़्यादा चर्चा करना है, क्योंकि जब राजा राम मोहन राय का स्पेशल प्रश्न आएगा तभी आपको उस पर डिटेल में लिखना है। आपको ध्यान देना है, सदैव जो प्रश्न पूछा गया है आयोग के द्वारा
उसी पर आपको टिप्पणी करना। ऐसा नहीं कि आप राजा राम मोहन राय का पूरा ज्ञान आपको उसमें लिख देना, पूरा ज्ञान नहीं लिखना। अगर समाज सुधार आंदोलन तो शिक्षा सुधार पर आपको चर्चा आप नहीं भी करेंगे या एक लाइन में लिख देंगे तब भी पर्याप्त है, लेकिन हाँ समाज सुधार से जुड़े हुए जो विषय राजा राम मोहन राय ने किया है उस पर आपको जरूर टिप्पणी किया। बाल विवाह पर भी उन्होंने थोड़ा बहुत काम करने का काम किया, तो उन विषयों पर आपको जरूर टिप्पणी करना है। इसके बाद आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन पर चर्चा कर सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज पर आपको चर्चा करनी है, और एनी बेसेंट पर आपको चर्चा करनी है। हिंदुओं में और मुसलमानों में और सिखों में किस तरह के परिवर्तन हुए, इसको क्रमशः आपको परिवर्तन करने का प्रयास करना है। तो अगले स्टेप में अगर हम चर्चा करें तो जैसा कि मैंने कहा कि आप स्वामी दयानंद सरस्वती की चर्चा कर लेते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज, तो इसको भी आप पॉइंट बना सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं कि स्वामी दयानंद और सरस्वती और आर्य समाज में किस तरह से सहयोग दिया इसके विकास के लिए, तो उसकी चर्चा भी हम यहाँ पे करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि राजा राम मोहन राय ने शिक्षा पर, राजनीतिक चिंतन पर भी राजा राम मोहन राय ने बहुत काम किया था और उनका प्रभाव भी दिखाई दिया है, लेकिन उस सब की चर्चा आपको बहुत यहाँ व्यापक तरीके से नहीं करना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आप लिख रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप लिख दें, अलग विषय हो गया, लेकिन आपको जो पॉइंट पूछा गया उसी पे चर्चा करनी है। अगले हम चर्चा करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज, तो इस पे आप देखेंगे, चाहे तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं। तो स्वामी दयानंद एवं सरस्वती, तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया आर्य समाज आंदोलन कई प्रकार से ब्रह्म समाज से भिन्न था। संस्कृत के प्रकांड विद्वान और सन्यासी होने से वह राजा राम मोहन से कुछ बातों से अलग थे। उनका वेदों में उच्चता, पुनर्जन्म, कर्मवाद के सिद्धांत पर अटूट विश्वास था। पूजा विधि भी उन्होंने पुरानी पद्धति को ही अपनाया। अंग्रेजी भाषा से अपरिचित थे। उनका प्रचार कार्य केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित न होकर आम जनमानस तक पहुंचा था। दयानंद प्रचलित हिंदू धर्म की बुराइयों, कटु आलोचनाओं से नहीं चूकते थे। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर धार्मिक शास्त्रार्थों, प्रचलित हिंदू धर्म के समर्थकों से बुरा भला भी कहा है। इस समय वो ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से अधिक प्रभावित थे। वे धार्मिक प्रचार के साथ साथ हिंदू धर्म के पास पवित्र पुस्तक का अभाव बताकर ईसाई धर्म में परिवर्तित करने वालों को भी रोकते थे। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को अमोघ तथा ईश्वरीय कहा है। वेदों में सर्वगुण संपन्न होने तथा आंतरिक उत्साह तथा प्रेरणा मिलती थी, ऐसा उनका मानना था, और वेदों को बताए हुए मार्ग पर ही वे को सत्य मानते थे। इसलिए हिंदू धर्म की से अपेक्षा रखते थे कि लोग वेदों की बातों को माने और वेदों की ओर लौटें। अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की पहली शाखा स्थापित हुई, और जून 1877 में लाहौर में आर्य समाज के अन्य शाखाएं खोली गई। कालांतर में आंदोलन का मुख्य कार्यालय लाहौर बनाया गया, और स्वामी जी ने आर्य समाज में 10 सिद्धांतों का प्रतिपादन करने का काम किया था। उन 10 सिद्धांतों को भी आप लिखने को काम करेंगे, तो आप देखेंगे 10 सिद्धांत को। नंबर 1, समस्त ज्ञान निश्चित कारण और उसके माध्यम से समस्त बोध ईश्वर है। दूसरा मानना था उनका, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अद्वितीय, सर्वज्ञ, अमर और सर्वव्यापी है। तीसरा, सच्चा ज्ञान वेदों में निहित है। आर्य का परम धर्म वेदों का पठन पाठन है। प्रत्येक व्यक्ति को सदा सत्य ग्रहण करने, असत्य को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। पांचवा, कार्य धर्मानुसार तथा सत्य और सत्य के बीच अपने तर्क के आधार पर सत्य का साथ देना चाहिए। प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट रहना चाहिए। सबकी उन्नति में उसे अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इस तरह से देखा जाए तो आर्य समाज और दयानंद सरस्वती ने समाज सुधार आंदोलन के लिए व्यापक तौर से काम किया। जैसे मैंने कहा कि वो संस्कृत अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा राजा राम मोहन राय के कई विचारों से वह सहमत थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य भारतीय समाज का पुनर्जागरण लाना ही था। इसके अलावा उनका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। उद्देश्य एक ही था, लेकिन क्योंकि अपनी अपनी शक्तियों और क्षमताओं के आधार पर लोग अलग अलग काम किया करते थे। इस प्रकार से आप अगले पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद तथा श्रीमती एनी बेसेंट, तो स्वामी विवेकानंद श्रीमती एनी बेसेंट पर चर्चा। अब इस क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसको यूट्यूब पे अपलोड करना और आपको इतने लंबे समय तक देखना भी हमको लगता है थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो हम ये चाहते हैं कि आप इस वीडियो का अगला स्टेप, आप इसको वीडियो का 2 सेक्शन हम बना दे रहे हैं। तो सेकंड सेक्शन में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, श्रीमती एनी बेसेंट, हिंदू समाज सुधार आंदोलन, मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन, सिख सुधार आंदोलन तथा प्रमुख वक्ताओं के द्वारा जो उनकी स्टेटमेंट दिए गए हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए और
आपको न्यू करियर कोचिंग के चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।